यूं तो गर्भावस्था में खुजली एक सामान्य समस्या है, लेकिन हर खुजली सामान्य नहीं होती और हर खुजली को हल्के से भी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी किसी विशेष प्रकार की खुजली, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस में होने वाली खुजली, बच्चे के लिए घातक होती है। उसके जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाता है। इसीलिए जब भी खुजली हो, आप इसे हल्के में ना लें और चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ कि ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस है क्या, यह कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं और इसको मैनेज कैसे किया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस का मुख्य कारण गर्भावस्था में एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा है। गर्भावस्था में बहुत से हार्मोन बढ़ते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अंतिम तिमाही में। जैसे जैसे गर्भ काल बढ़ता जाता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। लीवर में बाइल बनता है और वह बाइल बाइल डक्ट की थ्रू इंटेस्टिन में आता है, आंत में आता है और वहां पर फैट को पचाने में मदद करता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है तो बाइल डक्ट से आने वाला बाइल, उसकी गति धीमी हो जाती है और यह गॉल ब्लैडर में और बाइल डक्ट में जमा होने लगता है। यह इतना ज्यादा जमा होने लगता है कि जमा होते होते लीवर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और फिर इसका प्रवाह उल्टी दिशा में यानी ब्लड में होने लगता है। ब्लड में इसके चलते बहुत सारे लीवर एंजाइम, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। और बाइल साल्ट की जो मात्रा बढ़ती है वो चमड़े के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर जमा हो जाती है और उस जगह पर बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं, जिसे यह बाइल सॉल्ट इरिटेट करता है और पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। यूं तो यह खुजली पूरे शरीर में होती है, लेकिन इस खुजली की एक खास विशेषता है। यह हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में बहुत ज्यादा होती है। जब खुजली हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवों में होने लगे बहुत ज्यादा, तो पहला शक होता है कि कहीं ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस तो नहीं हो गया। यह खुजली रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस खुजली में कोई भी रैश नजर नहीं आता, कोई भी पैप्यूल मैक्यूल कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ खुजली होती है। यह अलग बात है कि गर्भवती महिला अपने शरीर को खुजाते खुजाते बिल्कुल खरोचों से भर लेती है और उनमें खून भी निकल आता है। गर्भावस्था में होने वाली इस खुजली में ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस में 10% केस में जॉन्डिस पाया जाता है, लेकिन यह जॉन्डिस माइल्ड होता है। इसमें 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा सीरम बिलीरुबिन का लेवल नहीं होता है। एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलटी, एएलपी सभी एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है, बाइल सॉल्ट्स की भी मात्रा बढ़ जाती है। और जब आप एसजीपीटी का टेस्ट कराते हैं तो यह टेस्ट में काफी बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन यह 250 यानी 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज्यादा नहीं मिलता है। ये 300-400 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर नहीं होता है। अगर 300-400 है तो फिर हमें दूसरी ओर ध्यान देना पड़ता है कि लीवर की कोई और ही बीमारी है, ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस नहीं हो सकता है। ये सभी टेस्ट तो आपको बताते हैं कि लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस ही है, इसका कंफर्मेशन होता है बाइल एसिड के एस्टिमेशन से। सीरम में बाइल एसिड का एस्टिमेशन करने पर हम पाते हैं कि बाइल सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर बाइल सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ गई है तो आप मान लीजिए कि आपको निश्चित ही ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस है। यह समस्या गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में होती है ज्यादातर, यानी कि 7 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, 28 वीक प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन कभी कभी ये दूसरी तिमाही के में भी हो जाती है। यह ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस मल्टीफीटल प्रेगनेंसी में मिलता है। मल्टीफीटल प्रेगनेंसी का मतलब हुआ जिसमें ट्विन प्रेगनेंसी हो, जुड़वा बच्चे हो, ट्रिपलेट्स हो, क्वाड्रुप्लेट्स हो, तब ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, यानी कि जिस गर्भवती महिला की
माँ, मौसी, नानी, फूफी, बहन को अगर उनकी गर्भावस्था में ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस यानी बहुत ज्यादा खुजली की शिकायत रही है तो उसे भी उसकी प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस हो सकता है। इस ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस का रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, 80-90% होता है। यानी कि अगर किसी महिला को एक बार उसकी पहली प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस हो चुका है तो आप यह मानकर चलिए कि उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी प्रेगनेंसी में उसको ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस होगा ही होगा। आइए अब हम सब जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस में माँ और बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में माँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत परेशानी होती है, रात में नींद नहीं आती है, लेकिन उसकी यह समस्या डिलीवरी के बाद 15 दिन से 1 महीने के अंदर पूर्णतः ठीक हो जाती है। और माँ में एक समस्या और होती है कि डिलीवरी के समय उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी पीपीएच का डर होता है। तो डॉक्टर इस बात को जानते हुए पूरी तरह तैयार भी रहते हैं, लेकिन बच्चे पर इसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। इसमें बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है, यानी बच्चा IUGR होता है। इसका कारण प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। बच्चे को माँ से मिलने वाला पोषण जो प्लेसेंटा के थ्रू गर्भनाल से होते हुए बच्चे में पहुंचता है वो बहुत धीमी गति से पहुंचता है और पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। इस चलते बच्चे का ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कम हो जाता है और बच्चा छोटा हो जाता है साइज में, जिसे हम IUGR कहते हैं। डिलीवरी का दर्द समय के पहले ही हो जाता है, जिसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। मरीज को फीटल डिस्ट्रेस भी होता है, मरीज में फीटल डिस्ट्रेस भी होता है। फीटल डिस्ट्रेस मतलब कि बच्चे की दिल की धड़कन कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत धीमी हो जाती है, बच्चा बहुत सुस्त चलने लगता है, बच्चा कभी कभी मिकोनियम पास कर देता है पेट में। मिकोनियम पास करने का अर्थ हुआ गांव की भाषा में कि बच्चा पेट में पैखाना कर देता है, और यह म्यूकोनियम वह पी भी लेता है, जिससे बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सीरियस होता है। और एक बहुत बड़ी बात, ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस में बाइल सॉल्ट की मात्रा बहुत बड़ी होती है, और यह बाइल सॉल्ट बच्चे के हार्ट के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। कहा जाता है कि यह कार्डियोटॉक्सिक होता है और यह डायरेक्ट प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में पहुंचता है और बच्चे की गर्भावस्था में ही अचानक मृत्यु हो जाती है। सब कुछ ठीक है, बच्चा अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और अचानक बच्चा चलना बंद कर दिया और जब देखा जाता है तो बच्चा पेट में मृत पाया जाता है। इसलिए ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें पेशेंट को बार बार डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। थोड़ा भी बच्चा धीरे चले तुरंत आप भेंट करें और तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपना टेस्ट करवाएं। और आइए अब हम समझते हैं कि हम इसे मैनेज कैसे करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस केस को हम मैनेज कैसे करें। इसको मैनेज करने के लिए माँ को कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे माँ को थोड़ा आराम हो, वो रात में अच्छे से सो सके। जैसे खुजली के लिए आप एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं, सेट्रिजिन, एविल, कुछ भी। आप ऐसा ऑइंटमेंट दे सकते हैं जिसमें मेंथॉल की मात्रा बहुत हो और जिससे वो काफ़ी ठंडक पहुंचाती है खुजली वाली जगह में। आप लैक्टोकैलामाइन दे सकते हैं। और बाजार में बिकने वाला नवरत्न तेल, हिमगंगे तेल, यह तेल भी बहुत सी पेशेंट्स लगा लेती हैं तो उन्हें बहुत आराम होता है। एक है कोल्ड कंप्रेशन। फ्रिज का ठंडा पानी लीजिए, उसमें तौलिया भिगाकर उसे गार कर अपने खुजली वाले जगह पर रखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये तो छोटे मोटे उपचार हुए। अगर इन उपचारों से पेशेंट की खुजली कम नहीं होती है तो फिर एक मेडिसिन आती है जिसे हम अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग को ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस में करते हैं, लेकिन इसे आप अपने मन से ना लें, इसे चिकित्सीय परामर्श के बाद लें, क्योंकि यह किस डोज में चलाना है, कितना चलाना है, कैसे चलाना है, यह आपको आपके चिकित्सक ही बताएंगे। जिन मरीजों में ऑब्स्टेट्रिक्स कोलिस्टेसिस हो जाता है उन्हें हम लोग जल्दी फ्रिक्वेंटली चेकअप के लिए बुलाते हैं। उनका फ्रिक्वेंट अल्ट्रासाउंड होता है, फ्रिक्वेंट ब्लड टेस्ट होता है। हमेशा ही देखा जाता है कि बाइल एसिड की मात्रा तो नहीं बढ़ गई, SGPT की मात्रा तो नहीं बढ़ गई,
और जब डिलीवरी का समय आता है तो कभी भी हम लोग ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस के मरीज की डिलीवरी को समय को पार नहीं करने देते हैं, यानी पोस्ट डेटेड नहीं होने देते हैं। डिलीवरी समय से पहले करा दी जाए यही उचित है और सबसे सही समय है 37 से 38 वीक। 37-38 वीक पर डिलीवरी करा दी जाए, यह बहुत सेफ है। और अगर आपका बच्चा धीरे चलने लगे, आपके बच्चे में हलचल कम हो या आपको कोई परेशानी होने लगे, पानी गिरने लगे, तो आप जल्दी ही चिकित्सक से संपर्क करें और बच्चे की डिलीवरी करा लें। भले ही वह डिलीवरी इंडक्शन द्वारा नॉर्मल की जाए या सिजेरियन की जाए, लेकिन डिलीवरी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। और ऐसे समय में पीपीएच की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए डॉक्टर को काफ़ी विजिलेंट होना पड़ता है और डॉक्टर को भी काफ़ी विजिलेंट रहना चाहिए, पूरी तरह तैयार रहना चाहिए पीपीएच को मैनेज करने के लिए। अंत में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जिन स्त्रियों को ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस हो चुका है, उनकी पहली प्रेगनेंसी में उन्हें किसी भी हालत में गर्भ निरोधक दवा के रूप में ऐसी दवा को नहीं लेना चाहिए जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा हो या उसकी मात्रा ज़्यादा हो, जैसे माला डी, माला एन, ओविरल जी एटसेट्रा। अगर आपको मेरा यह इंफॉर्मेशन ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस के बारे में पसंद आया हो, आपके लिए काम का हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ध्यान से जरूर सुनें। धन्यवाद।